Everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So guys, today we'll be covering chapter number first of Politics India since Independence का chapter number first, Challenges of Nation Building. ठीक है. So firstly let's understand कि Challenges of Nation Building क्या है या चैप्टर का बेसिक मतलब क्या है. ठीक है. तो बेसिकली अपन को इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में. ठीक है. अब मान लो आपको कहीं ट्रिप पर जाना है. ठीक है. तो ट्रिप पर जाने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको हाँ बोल दिया है. ठीक है. परमिशन मिल गई आपको. फिर आपके पास क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी. सेम वैसे ही इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके पास दो गोल्स थे, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गोल्स थे. ठीक है. कि हमको क्या करना है इंडिपेंडेंस के बाद. फर्स्ट तो क्या होगा, एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है, जिसका मतलब क्या, हमको पीपल के अकॉर्डिंग चलना है. ठीक है. फर्स्ट तो अपना ये गोल हो गया. सेकंड गोल क्या है अपना? वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब वेलफेयर सबको मिले, ना ही रिच क्लास को ना ही पुअर क्लास को मिले, सबको वेलफेयर मिले. रिच के साथ साथ जो पुअर सेक्शन पीछे छूट गया है ना, जिसको ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है, उन लोगों को, वीकर्स को भी, उस सेक्शन को तक हमको बेनिफिट्स मिले, उस सेक्शन को भी हमको वेलफेयर मिले. इसका मतलब इंडिया के पास दो गोल्स थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने ये दो चीज़ों पे ही बहुत अत्याचार किया था इंडिया पे. इसलिए अब अपन को जो गोल्स लाएंगे ना, सबके अकॉर्डिंग लाएंगे. ठीक है. तो वही हमने अभी देखा कि अपन को इंडिया के पास गोल्स थे कि हमको ये गोल्स पूरे करना है. येट हमारे पास ऐसे कुछ चैलेंजेस थे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनके गोल्स को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी. बट हमको ये चैलेंजेस को कंप्लीट करना था. ठीक है. ये चैलेंजेस को हम 3D बोलते हैं. 3 डायमेंशंस में अपन इसको देखेंगे. फर्स्ट क्या है? टू शेप अ नेशन. कैसे शेप कैसे करेंगे नेशन को? कि भाई यहाँ पे ना डाइवर्सिटी हो, हर टाइप के लोग रहें यहाँ पे. मीन्स अगर आपको अलग अलग, मीन्स मान लो ये एक टाइप के लोग हैं. ठीक है. मान लो कोई भी पंजाबीज है, सिख्स है, सब अपने अपने में रह रहे हैं. ठीक है. ये सब अपने अपने कल्चर को, आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करें, येट वो साथ में रहे, वो है यूनिटी. और सब अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें, आइडेंटिटी को ना भूले, वो होती है डाइवर्सिटी. यूनिटी में भी डाइवर्सिटी को प्रैक्टिस करना, ऐसा नेशन को अपन को शेप करना है. ठीक है. सेकंड क्या है? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी किस किस चीज़ में लानी चाहिए? एक तो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए डेमोक्रेसी. मीन्स हर चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड जेंडर. ठीक है. सेकंड क्या होनी चाहिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. आगे समझ में. थर्ड क्या है? हमको कॉन्स्टिट्यूशन तो लाना है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में प्रैक्टिस भी होना चाहिए. ये नहीं कि बस आप रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो ना, आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन को रियली में प्रैक्टिस भी करना आना चाहिए. तो हमने क्या पढ़ा डेमोक्रेसी में? एक तो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और थर्डली कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए. और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ना कि बस लिख दो आप. ठीक है. देन हमारा थर्ड चैलेंज क्या आता है कि टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी. किस चीज़ में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना है? कंट्री के जो पीपल है ना, इंडिया के पीपल है, उनमें इक्वालिटी इस्टेब्लिश करो और उनका डेवलपमेंट हो. किस चीज़ में डेवलपमेंट की अपन बात कर रही है? इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हो और सोशली भी डेवलपमेंट हो उनका. ठीक है. कोई एक दूसरे से भेदभाव ना करे सोशली. आ गया समझ में? पहले तो भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक में ही थे. ठीक है. साथ थे, मतलब मर्ज थे. फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए. क्या हुआ? मुस्लिम लीग थी. क्या हुआ? आया था टू नेशन थ्योरी आई थी, जो किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने. किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी थी. उन्होंने क्या किया था कि भाई इंडिया ना सिर्फ हिंदूज का नहीं है. ठीक है. इंडिया सिर्फ हिंदूज का नहीं है, दोनों मुस्लिम और हिंदूज का है. और उन्होंने क्या बोला? ये दोनों एक साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक साथ नहीं रह सकते. इसलिए मुस्लिम को हमारा अलग एक देश दे दो, पाकिस्तान. ठीक है. तो इस थ्योरी के कौन अगेंस्ट में थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अगेंस्ट में थी और इंडिया भी अगेंस्ट में थी. तो इस वजह से ये सब रिलीजन की लड़ाई थी, कुछ भी नहीं था, सब कम्युनलिज्म था, ये सब रिलीजन की लड़ाई थी. इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था. तो ये किस वजह से? टू नेशन थ्योरी की वजह से, जिसको टू नेशन थ्योरी की किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी. क्योंकि वो बोलते थे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं और दोनों एक साथ अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं रह सकते. दैट्स वाई हमको हमारे एक अलग देश चाहिए. आ गया समझ में?
तो अब क्या है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की भी हमने देख लिया, टू नेशन थ्योरी दी थी मुस्लिम लीग ने, सब कुछ बोल देगा अब हमको पार्टीशन चाहिए एंड ऑल। तो हम देखते कि क्या प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, जब सेपरेट हो रहा था पाकिस्तान इंडिया से, तो उस चीज़ का प्रोसेस क्या था। अगर आप मान लो आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, मान लो कल सुबह उठ के आपको कहीं ट्रिप पर जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आप ऑब्वियसली बात है सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाओगे या फिर कुछ भी करोगे ताकि आप जल्दी सुबह उठ जाओ, ठीक है। तो वो प्रोसेस है, आप कल सुबह जल्दी उठोगे, तो वो प्रोसेस है। सेम मैं यही बता रही हूँ कि भाई पार्टीशन करने का प्रोसेस क्या था आके। तो क्या बोला था कि भाई हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ पर पार्टीशन करेंगे। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, रिलीजियस की बात हो रही है, और जहाँ पे रिलीजन मेजॉरिटी में रहेगा ना, जिस भी जगह पर रिलीजन जो है मेजॉरिटी पर रहेगा, बहुमत पर रहेगा रिलीजन, वहाँ पे हम वो देश लगा देंगे। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर मुस्लिम्स है, ठीक है, इस साइड में अगर मुस्लिम्स है तो ये बन जाएगा हमारा पाकिस्तान, और इस जगह मान लो हमारे हिंदूज है तो ये बन जाएगा अपना इंडिया। आ गया समझ में? तो ये बोला गया कि हम ऐसे रिलीजियस मेजॉरिटी पर अपन इस बेसिस पर हम पार्टीशन कर देंगे। बट आपको लगता है कुछ भी चीज़ ऐसे सोचते हैं तो बहुत ईजी लगते हैं, बट एक्चुअल में जब प्रैक्टिस करते हो बहुत ईजी नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट। लग तो बहुत सिंपल रहा था बट उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी कि भाई हम बोलने में बहुत ईजी लग रहा है, बट जब हम एक्चुअल इसको प्रैक्टिस करने जा रहे थे ना तब वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। अब क्या हुआ कि हमें बोल तो दिया कि भाई हम जो है रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, बांट देंगे। बट क्या हुआ, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। वहाँ पे कोई भी सिंगल मेजॉरिटी थी नहीं ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम्स की। लाइक मैं समझाती हूँ, मान लो ये अपना पूरा ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लो अभी अपने हिंदूज रहते हैं, इधर हिंदूज रहते हैं और इधर बीच में मुस्लिम्स रहते हैं, तो अभी क्या दो पाकिस्तान बनेंगे क्या? नहीं। तो ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। मान लो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्टर्न इंडिया है और ये ईस्टर्न इंडिया है। इसके बीच में यहाँ पे मान लो कुछ हिंदूज रहते हैं, कुछ मुस्लिम्स रहते हैं, कुछ मुस्लिम्स इधर भी रहते हैं, कुछ हिंदूज इधर भी रहते हैं। तो कोई सिंगल बेल्ट था ही नहीं कि भाई इधर ही मुस्लिम रहते हैं या इधर ही मुस्लिम रहता है, इधर हिंदू रहते हैं इधर हिंदू रहते हैं, दोनों मिक्स में रहते थे और दोनों ही मेजॉरिटी में थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो फिर क्या था अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। जो सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है ना, वो कोई भी मतलब जो सब मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, वो भी पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहते थे। कुछ ऐसे मेजॉरिटी एरियाज थे जो पाकिस्तान के पास जाना चाहते थे, और कुछ ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वो जो इंडिया के साथ आना चाहते थे। लाइक उनका कंसेंट, वो बोलते थे कि भाई हमारा कंसेंट भी तो लो, हमको किधर जाना है, आप जरूरी थोड़ी है मुस्लिम है तो हमको पाकिस्तान में भेज देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में एक वो बंदा आता है सामने जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का ये क्या था, लीडर था, और हम इसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा था कि भाई हम मुस्लिम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, इवन दो वी आर मुस्लिम्स, बट स्टिल हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं। वो क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का वो लीडर था, और इसको हम बोलते थे फ्रंटियर गांधी। उसने क्या पोस्ट किया था, टू नेशन थ्योरी हमने क्या बोला था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन होता था, जो मुस्लिम लीग ने दी थी, उसने इसको क्या किया, अपोज किया। और इसने क्या किया, उसने इग्नोर किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वर मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। उसने क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसको क्या करा, ये प्रोविंस को इग्नोर किया गया और फिर भी पाकिस्तान को मर्ज कर दिया गया। क्या करा इसको, जो अब्दुल गफ्फार खान है ना, इसको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, इसकी कोई बात नहीं सुनी गई, इवन दो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का लीडर था फिर भी। और इसके इतने बोलने के बाद भी क्या हुआ, इसको क्या करा, पाकिस्तान में ही मर्ज करना पड़ा ना। हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, जो टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, कौन कौन से, एक तो है पंजाब और एक बंगाल, ये दोनों क्या थे, मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंस थे, जहाँ पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में थे, बट स्टिल वहाँ पे हिंदूज भी मेजॉरिटी में थे, नॉन मुस्लिम्स भी जो थे वो भी मेजॉरिटी में थे उस टाइम पे। कैसे, अब भाई आप ये बोल रहे होंगे, अभी तो आप बोल रहे हो कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी में, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो कि भाई नहीं नॉन मुस्लिम से मेजॉरिटी में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता। वेट, लाइक मैं एक्सप्लेन। मान लो ये अपना एरिया है, ठीक है, ये अपना पाकिस्तान है, अपना बंगाल है। मान लो हमारे पास 50 मुस्लिम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 25 मुस्लिम है और यहाँ पे 25 मुस्लिम है,
ठीक है, ये हमारे 25-25 मुस्लिम हो गए, ये हमारे मेजॉरिटी में। अब मान लो हिंदूज अगर 100 है, नॉन मुस्लिम्स अगर 100 है, तो मान लो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 नॉन हिंदूज है, नॉन मुस्लिम्स है। आगे समझ में क्या है, यहाँ पे मुस्लिम्स 25-25 तो है, मेजॉरिटी में तो है 25-25 है यहाँ पे, बट स्टिल जो नॉन मुस्लिम्स है ना वो 50-50 यहाँ पे है। वो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहने के बाद भी नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे मेजॉरिटी में है। आ गया समझ में, अभी क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या थी ये प्रॉब्लम्स की वजह, ये इशू की वजह से क्या थी, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज बोथ साइड में सामने आई। इस साइड में भी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज आई सामने और इस साइड में आई। कैसे? लैक्स ऑफ हिंदूज प्लस सिक्स। मैंने भी बोला कि भाई जरूरी नहीं है एक सिंगल बेल्ट है, यहाँ पे मुस्लिम्स इधर भी है, इधर भी है, हिंदू इधर भी है, हिंदू इधर भी है। तो क्या हुआ था, लैक्स ऑफ हिंदूज और जो सिक्स थे ना वो अभी आज के पाकिस्तान में है। कैसे? जो तब का वेस्टर्न इंडिया था ना, वेस्ट के साइड का जो आज का पाकिस्तान है, उस साइड में बहुत सारे हिंदूज और सिख्स थे, और जो मुस्लिम्स थे ना वो आज के बंगाल और पंजाब में फंसे हुए थे। कैसे? मान लो ये इंडिया है, पहले तो मतलब इंडिया, मान लो ये इंडिया है, मेरी ना ड्राइंग स्किल्स में मत जाना भी, ठीक है। तो मान लो ये अपना आज का पाकिस्तान है, ठीक है। पहले तो वो सेपरेट होने से पहले की बात है, जब वो सेपरेशन हो रहा था उसका, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे पंजाब और ये मान लो बंगाल है ये, ठीक है। तो क्या था, इस साइड में हिंदूज है और इस साइड में मुस्लिम्स है बहुत ज़्यादा, इस साइड में मुस्लिम्स और इस साइड पे हिंदूज और सिख्स थे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा लैक्स ऑफ हिंदूज इस तरफ अटक गए थे जो कि मुस्लिम एरिया है, और लैक्स ऑफ मुस्लिम्स जो कहाँ पे पंजाब और बंगाल में अटक गए थे जो कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। आगे समझ में, अब ये जो थे ना वो बोथ साइड्स में ट्रैप्ड हो गए थे, बहुत बुरी तरह से वो फंस गए थे। आगे समझ में, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदूज जो है वो ट्रैप हो चुके थे, हिंदूज और सिख, और जो नॉन मुस्लिम एरिया है ना, जो नॉन मुस्लिम्स का मेजॉरिटी के एरिया लाइक पंजाब और बंगाल, वह बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स लोग ट्रैप हो चुके थे। तो बस इसी वजह से प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ सामने आया। तो भाई अब ये जो एक दूसरे की इसमें रह गए ना, जो इंडिया जो हिंदूज़ हैं वो पाकिस्तान में रह गए और जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रह गए, तो उनके साथ ना बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो गई। तो यही प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ आई थी। ठीक है, क्लियर है भाई? अभी हमने देखा कि क्या प्रोसेस था पार्टीशन का, अब उसके परिणाम क्या रहे, क्या कॉन्सिक्वेंस रहे पार्टीशन के, अभी हम उसको देखते हैं। तो क्या हुआ, पार्टीशन के बाद में ना कम्युनल जोन्स बन गए। कम्युनल जोन्स जैसे कि कल के नाम से याद होगा, कोलकाता है ना, अमृतसर और लाहौर, ये ऐसे रिलीजियस कैंप्स थे जहाँ से अगर कोई दूसरे रिलीजन के लोग आते थे तो वहाँ पे वायलेंस होता था बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे कम्युनल जोन्स बन गए थे। और सेकेंडली क्या था कि माइनॉरिटीज़ जो थी ना उनके लिए एक रिलीजियस कैंप्स लग रहे थे, और उससे क्या होता, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हो रहा था कैंप्स की वजह से, है ना। तो कैंप्स ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हो रहा था, इस वजह से रिफ्यूजी कैंप्स बने थे उस टाइम पे, ठीक है। थर्ड क्या होता था वहाँ पे, अब भाई इतना सेपरेशन हो रहा है तो वुमेन्स पे ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी हुई थी उस टाइम। वुमेन्स को अबडक्ट कर लेते थे, उनको वुमेन्स को ना बहुत फोर्स करते थे कि अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लो, हिंदू से मुस्लिम हो जाओ, ठीक है। फिर क्या करते, मैरिजेस के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे, उनका रेप होता था बहुत ज़्यादा, और वुमेन्स को क्या करते थे, मार देते थे। उनकी फैमिली वाले ही वुमेन्स को मार देते थे, क्योंकि भाई उनके प्राइड के चक्कर में कल के दिन ऐसा कुछ गलत हो, हमारी बेटियों के साथ में कुछ रेप हो जाए, इसकी वजह से वो खुद ही मार देते अपनी बेटी को, खुद के ऑनर की या प्राइड के चक्कर में। आ गया समझ में? हालांकि गलत है बट उस टाइम पे लोग ऐसे कर देते थे। थर्ड क्या होता था, मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो ऐसे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हुई, बहुत ज़्यादा ऐसे रिफ्यूजीज कैंप हुए, ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे जो बच्चे थे ना वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, पेरेंट्स से अलग हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जो राइटर्स थे ना उस टाइम के, राइटर्स, जो पोएट्स, जो फिल्म मेकर्स तो थे ना इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या लिखा, बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, सफरिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह, और वायलेंस हुआ। इस चक्कर में उन्होंने इस पार्टीशन को क्या बोला है, डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि भाई ये सिर्फ लैंड का डिवीजन है, ये अपने दिल का भी डिवीजन है, इस चीज़ से हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो ये किस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे किलिंग्स हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह से, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ। इस वजह से जो पोइट्स, फिल्म मेकर्स और ये जो राइटर्स थे ना इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने पार्टीशन को डिस्क्राइब किया कि डिवीजन ऑफ हार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, ये पूरा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने तुमको ना बिल्कुल शॉर्ट नोट से इधर कंप्लीट करवा दिया। आ गया समझ में? फिर क्या हुआ था, ये जो मुस्लिम्स थे ना वो तो क्या हुआ, पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि हमारे तो मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी पाकिस्तान में, हमारे यही रिलीजन है। तो जो मुस्लिम्स लोग थे वो तो कहाँ, पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए। फिर भाई इंडिया ने क्या बोला, इंडिया के पास जो मुस्लिम्स लोग थे, उस टाइम में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो कितनी थी 1951 में, 12%। इंडिया की पॉपुलेशन की 12% जो मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम पीपल है ना, वो इंडिया में थे 1951 में। तो भाई वहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन एंड अदर रिलीजन माइनॉरिटीज, कि भाई जो मुस्लिम्स और जो अदर रिलीजन माइनॉरिटीज है ना इंडिया में, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे उनका कैसे ध्यान रखेगी, है ना, वो कैसे उनको ट्रीट करेगी, कैसे, जैसे कि एक तो मुस्लिम्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन से थे इस टाइम पे, 6, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, फारसीज एंड जूज, ये जो मुस्लिम ये जो थी अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज थी। और क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कैसे ट्रीट करेगी। तो इंडिया ने बोला कि हम सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करते हैं, हम ना किसी मीन्स इंडिया के पास कोई अपना एक ऑफिशियल जो है कोई रिलीजन नहीं रहेगा, हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, हर पीपल जो होगा ना, हर बंदा जो है इंडिया को, वो अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी एक दूसरे के रिलीजन को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम सब रिलीजन को क्या है रिस्पेक्ट देते हैं, और हर जो लोग हैं यहाँ पे इंडिया के, हर अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये होता है सेक्युलरिज्म। तो इंडिया ने ये अडॉप्ट किया। इंडिया ने ये नहीं बोला कि बस हम सिर्फ हिंदूज को ही ट्रीट करेंगे, मुस्लिम को नहीं करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस। चलो अभी हमने बात करी कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की बात करी, ठीक है, लेकिन बिफोर 1947 हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो था बिफोर 1947 इंडिपेंडेंस से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो क्या था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और एक जो था क्या था, प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस था ना, ये किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के। क्या था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो रूलर के इनडायरेक्टली कंट्रोल में था। कैसे, मैं बताती हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे ना उसको डायरेक्टली अंडर में लेते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उसको डायरेक्टली अंडर में लेते थे, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना वो इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल में करते थे। लाइक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये आपकी क्लास है, ठीक है, इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा, आपकी टीचर का, है ना, आपकी टीचर के इस पे डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। अब भाई आपकी टीचर कहीं बाहर जा रही है, ठीक है, तो उसने आपकी क्लास के मॉनिटर को बोला कि मैं जब तक नहीं आती तब तक तुम क्लास को माइंड करो, अगर कोई भी बच्चा कुछ भी बोले उसके नेम्स लिखो और मुझे सबमिट करवा दो, ठीक है। तो इस पे रूल तो करा किसने, मॉनिटर ने, बट किसके बिहाफ पे करा, टीचर के, इनडायरेक्टली में कंट्रोल करा उसने। आगे समझ में? तो ये था मॉनिटर जो है ना वो है रूलर्स प्रिंसली स्टेट्स के, और ये जो टीचर है ना वो है ब्रिटिशर्स। कौन से, ब्रिटिश अपने ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है ना इसके जो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स, वो है हमारी टीचर। साफ सी बात है, आ गया समझ में? क्योंकि टीचर के डायरेक्ट कंट्रोल में होगी अपनी क्लास, वैसे ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था अपना इंडिया, और मॉनिटर के इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, जो कि मॉनिटर जो टीचर बोलेगी मॉनिटर को वही वो करेगा। तो सेम जो ब्रिटिशर्स जो है ना वो रूलर्स को बोलते थे आप अपने इंटरनल अफेयर्स को देखो, अपनी जो बाउंड्री है ना उसके अंदर के मामलों में झांको, ठीक है, बाहर के मामले हम हैंडल कर लेंगे। तो इंटरनल अफेयर्स में वो ध्यान देते थे, और इनडायरेक्टली जो है ना ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल करते थे। आ गया समझ में? तो ये जो इसको ही अपन ब्रिटिश पैरामाउंट से बोलते थे, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स उनको कंट्रोल तो कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ब्रिटिश की सुप्रीमेसी मान सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिटिश पैरामाउंसी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जो प्रिंसली स्टेट्स है ना वो 1/3 इंडिया को कवर करते थे। किसको, 1/3 जो एरिया है ना वो इंडिया का कवर करते थे ब्रिटिश इंडिया में उस टाइम पे। आ गया समझ में? सो आगे चलते हैं। बट आगे चलने से एक बात, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना वो कुल मिला के कितने थे, 365 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब भाई इंडिया क्या हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। तो भाई अब मैं अभी तो ये 1947 की बात करी है, उससे पहले की बात करी कि भाई इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। फिर भाई 1947 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद क्या हुआ,
कहा ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स है वो किधर गई है? या तो क्या वो पाकिस्तान के साथ गई है, या वो इंडिया के साथ गई है, या फिर वो इंडिपेंडेंस रही। ये जो ऑप्शन था ना वो पीपल पे डिपेंड करता था, पीपल पे डिसीजन को छोड़ दिया गया कि या तो वो प्रिंसली स्टेट्स के लोग जो है ना पाकिस्तान के साथ जाए या इंडिया के साथ जाए, या वो खुद ही इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन के रहे। आ गया समझ में? ये जो डिसीजन था ना वो किस पे था? पीपल, प्रिंसली स्टेट्स के लोगों पे ये डिसीजन था। बट ये तो था, बट भाई इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि भाई हम बात कर रहे हैं इंडिया यूनाइटेड रहे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स ना रहे, ठीक है। तो भाई बात एक है कि सब प्रिंसली स्टेट्स एक ही के अंडर में आ जाए। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे? यूनाइटेड इंडिया की, जिसमें क्या प्रॉब्लम थी? हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये जो थी ना 4 प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत प्रॉब्लम दे रही थी इंडिया को ज्वाइन करने में इंडिया से। बाकी जो स्टेट्स थी ना प्रिंसली स्टेट्स वो तो इंडिया में आके मर्ज हो गई थी, बट ये जो 4 है ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट क्या हुआ? जूनागढ़ में तो एक प्लेबिसाइड हुआ जिसमें लोगों ने वोट किया कि भाई हमको इंडिया के साथ जुड़ना है, तो जूनागढ़ तो हटा दो, ये तो इंडिया में ऐड हो गया। बट अब हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर में प्रॉब्लम दे रहे थे अपन को इंडिया में ऐड होने के लिए। नाउ जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना जो इंडिया में मर्ज होना चाहते थे, उनको ये IOA मीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता था, तभी आप इंडिया में ऐड हो सकते थे, ठीक है। तो क्या था, ये जो मैंने अभी आपको 3 प्रिंसली स्टेट्स बताए, मणिपुर, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर, इनमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा, ये 3 आइडियाज़ की वजह से उन्होंने सोचा पीपल को मनाया जाए वहाँ के कि आप हमारे साथ आके मर्ज हो जाओ। पहले तो क्या था, मेजॉरिटी पीपल प्रिंसली स्टेट्स के वो क्या चाहती थी? इंडियन यूनियन में आके मर्ज होना चाहती थी। भाई मेजॉरिटी जहाँ पे है वही चीज़ वो फाइनल तो वही हो जाएगी, भाई मेजॉरिटी पीपल आपके साथ है तो बस आप दुनिया जीत लोगे, ठीक है। तो भाई प्रिंसली स्टेट्स के जो मेजॉरिटी पीपल थे ना वो इंडियन यूनियन में ही आना चाहते थे। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि भाई आपको हम ऑटोनॉमी देंगे, पूरी की पूरी आप पावर आपसे नहीं छीनेंगे, आपको फ्लेक्सिबल रहेंगे हम एक दूसरे से, ठीक है, आपको ऑटोनॉमी देंगे। थर्डली क्या बोला, सॉल्व डिमार्केशन प्रॉब्लम, कि भाई इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्या बाउंड्रीज रहेगी इंडिया की, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। अगर भाई सभी अपने अपने में हो जाएंगे, अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे, तो भाई इंडिया की बाउंड्री तो फाइनली नहीं रहेगी ना। तो इन्होंने बोला कि हमको डिमार्केशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप हमारे में ऐड हो जाए आगे, तो ठीक है। तो अब हम समझते हैं हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद को कौन रूल करते थे उस टाइम पे? निज़ाम, ठीक है। निज़ाम जो था वो हैदराबाद को रूल कर, जिसका क्या नाम था? नुस्मान अली खान, ठीक है। बेसिकली जो हैदराबाद था ना बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट, बहुत लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया का। अगर मान लो ये इंडिया है ना तो ये पूरा का पूरा जो है वो हैदराबाद है। अगर भाई हैदराबाद हमारे से नहीं मर्ज हुआ तो भाई इंडिया तो टूट ही जाएगा ना, इंडिया बीच में से ही अलग होगा, फिर क्या डिमार्केशन होगा इंडिया का, क्या हमारे पास यूनिटी रहेगी। तो इसलिए हैदराबाद को ऐड करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे पास उस टाइम पर। तो भाई निज़ाम ने क्या बोला था कि भाई ना हम इंडिया के साथ ज्वाइन रहेंगे ना हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन रहेंगे, हम हमारे इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, ठीक है। फिर इंडिया ने क्या बोला, हैदराबाद और इंडिया क्या एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे आए कब? 1947। स्टैंड स्टील मतलब हम वहीं पर अभी स्टैंड करते हैं कि हम ना अभी पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अभी यहीं स्टैंड करते हैं, हम जब तक हमारी नेगोशिएशन चल रही है। आ गया समझ में? तो अभी देखते कि भाई ये निज़ाम था कैसे आखिरकार। तो भाई ये जो निज़ाम जो था ना नुस्मान अली खान, ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन था, बहुत अमीर आदमी था भाई ये। तो क्या हुआ, हैदराबाद के जो पीपल थे ना इसके अगेंस्ट में थे। किसके अगेंस्ट में थे? निज़ाम के अगेंस्ट में थे हैदराबाद के पीपल, क्योंकि ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा सप्रेस और ऑप्रेस करता था लोगों को। कौन से लोगों को? पीजेंट्री, विमेन, कम्युनिस्ट, और जो हैदराबाद की जो कांग्रेस है ना उसको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करता था। इस वजह से क्या करा, वहाँ के जो लोग हैं ना ये सब लोगों ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ऑप्रेसिव रूल ऑफ निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये सब देखते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, निज़ाम ने क्या करा, उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना जो पीस वगैरह के लिए काम करती है ना, तो ये जो बहुत ज़्यादा ऐसी आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी है उसकी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने उसको अनलीश कर दिया, छोड़ दिया पीपल के ऊपर।
उस फोर्स को, उसका क्या नाम था, रजाकार्स। उसकी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी ना उसका नाम था रजाकार्स। उसको छोड़ दिया पीपल के ऊपर कि भाई अब इनको शांत करा के आओ। तो भाई रजाकार जो इतने ज़्यादा क्रूल थे वो क्या करते थे, लोगों को मर्डर कर देते, मार देते थे, मेम करते थे, बहुत तड़पाते थे, रेप करते थे, लोगों को लूट लेते थे। टारगेट क्या करते थे, मेनली जो रजाकार किसको टारगेट करते थे, नॉन मुस्लिम को। भाई ये मुस्लिम लोगों को टारगेट ही नहीं करते थे। आगे समझ में। तो फिर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या ऑर्डर दिया, आर्मी टू टेक द सिचुएशन। इंडिया की आर्मी को सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो ऑर्डर दे दिया। तो क्या हुआ, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव हुई वहां पे, और जो हुआ क्या हुआ, निज़ाम जो है उसने सरेंडर कर दिया। तो हैदराबाद का एक्सेशन टू इंडिया अब फाइनली हो गया था। तो ये हमने हैदराबाद का पढ़ा फाइनली। क्यों, क्योंकि ये जो क्या हुआ बेसिकली, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि जो निज़ाम था ना वो बहुत ज़्यादा क्रूल था, और वहाँ के हैदराबाद के जो पीपल थे ना वो निज़ाम के अगेंस्ट में थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, पीजेंट्री मूवमेंट, कम्युनिस्ट और जो हैदराबाद कांग्रेस थे ना उसने मूवमेंट स्टार्ट किया था, किसके अगेंस्ट में, निज़ाम के अगेंस्ट में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव रूल करता था। उस ऑपरेसिव रूल के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट करा। इस वजह से निज़ाम ने क्या करा, अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना रजाकार्स, उसको छोड़ दिया पीपल के ऊपर। तो वो जो रजाकार्स थे वो बहुत ज़्यादा क्रूल थे, उन्होंने बहुत मर्डर किया, मेम्ड किया, लोगों को रेप्ड किया, वुमेन का लूटेड, और किसको टारगेट किया उन्होंने, बेसिकली नॉन मुस्लिम को टारगेट किया। तो फिर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो इंडिया की, उन्होंने किसको, आर्मी को ऑर्डर किया कि सिचुएशन को आप अभी टैकल करो। और फाइनली 1948 में आर्मी मूव हुई और निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, हैदराबाद का एक्सेशन हो गया इंडिया में। ये इसकी स्टोरी है। आ गया, चलो आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट है मणिपुर की। भाई हमने मणिपुर को कैसे मनाया इंडिया में मर्ज होने के लिए। तो भाई हैदराबाद में तो क्या था, निज़ाम। यहाँ पे क्या था, महाराजा। कौन था महाराजा मणिपुर का, बोधा चंद्र सिंह। ठीक है, बोधा चंद्र सिंह जो था वो महाराजा था। इसने भाई इंडिया ने बहुत मनाया उसको। तो फाइनली उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। बट वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ के जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे कि भाई आपने ऐसे कैसे ही हमारे से बिना पूछे ऐसे साइन कर दिया आपने। तो वहाँ पे क्या हुआ, अंडर पब्लिक प्रेशर के अंडर में वहाँ पे मणिपुर में इलेक्शंस हुए अंडर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में। ठीक है, जैसे आप वोट देते हो 18+। वहाँ पे इलेक्शंस हुए 1947 जून में, और वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। भाई राजा तो है बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे इलेक्शंस हुए ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए। मणिपुर ऐसा फर्स्ट है जहाँ पे इंडिया में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, मणिपुर में ही इंडिया में मणिपुर ऐसा स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, देन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। फिर बहुत इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत समझाया, फिर फाइनली सक्सेस हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेशराइज महाराजा को प्रेशराइज किया और उन्होंने फाइनली मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा ही लिया। साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट कब, सितंबर 1948 में। तो भाई हमारे फाइनली मणिपुर भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि भाई हमने बाहर से जो है बाउंड्रीज वो तो बना ली है, लेकिन अंदर से बाउंड्रीज को कैसे डिमार्क करेंगे, ये प्रॉब्लम थी हमारी। तो क्या हुआ, अर्लियर जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे क्या था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे कि भाई जहाँ तक आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ तक एक अपना बाउंड्री बना लो, देन दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी बाउंड्री से हम करेंगे। ऐसा सिंपली यही करा गया था, बनाया नहीं था, बस कोइंसाइड किया गया था कि भाई जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो जितना हम कर सकते हैं उतना एक बाउंड्री हो गई, नेक्स्ट हम दूसरी बाउंड्री लगा लेंगे। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कोई है इतना, यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन इससे हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो भाई एक बाउंड्री बन गई। दूसरी जगह दूसरे इंसान को बैठा दिया, दूसरे जो है ऑफिसर को बैठा दिया कि अब यहाँ पे आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन करो। ठीक है, तो सिंपली ऐसे बाउंड्रीज बनते थे यहाँ पे, सिंपल से कोइंसाइड करते थे यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने से पहले लोग ऐसे बोल रहे थे, 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था तब क्या बोल रहे थे कि भाई हम जो है 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में कैसे डिमार्केशन करेंगे, बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे। किसके, लैंग्वेज पे बेसिस पे करेंगे, किसके, लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे हमारा डिमार्केशन जो भी होगा। ठीक है, तो सेम नागपुर सेशन जब हुआ था कांग्रेस का 1920 में, इसमें भी यही बोला गया था कि भाई हमारा जो नागपुर सेशन जो है ना उसमें ये बोला था कि जो कांग्रेस है ना ये भी लिंग्विस्टिक बेसिस के अकॉर्डिंग चलेगी और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो अलग अलग लैंग्वेज के बेस पर ही एडमिनिस्टर करेंगे हम। आ गया, तो भाई हमारा ये बात 1947 में आज़ादी से पहले ये हमारे लीडर्स सोच रहे थे, बट फाइनली 1947 में आज़ादी हमको मिल गई। फिर भाई लोग फिर हमारे लीडर्स बोले कि अब तो हमको फाइनली आज़ादी मिल ही गई है ना,
बट हमने जितना इजी सोचा था इसको, बट ये तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दे केप्ट पोस्टपोनिंग, भाई हम पोस्टपोन करे जा रहे थे, टाले जा रहे थे इस चीज़ को। बट फाइनली क्या हुआ, विशालांतरा मूवमेंट आ गया सामने। विशालांतरा मूवमेंट का वो आज का क्या कंसिस्ट करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। इस बीच में क्या था, तेलुगु और तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी। अब जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ना, वो चाहते थे हमको एक हमारा सेपरेट स्टेट मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंध्रा। ठीक है भाई, अभी प्रोटेस्ट इस लेवल पे पहुंच गया कि जो कांग्रेस लीडर था ना, पॉटी श्रीमलू, वो क्या करा, उसने एक इंडेफिनिट फास्ट पे चला गया। ठीक है ना, वो कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। वो फास्ट उसका 56 डेज तक चला, बट आफ्टर 56 डेज ही डाइड, क्योंकि उनका ये था कि भाई हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसका नाम है आंध्रा। ठीक है, वहाँ पे हम सिर्फ हमारी तेलुगु लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो ये क्या था, ये इस हद तक चला गया था ये मूवमेंट, विशालांतरा मूवमेंट, ताकि जो कांग्रेस का लीडर था ना, पॉटी श्रीमलू, उसने क्या किया, एक फास्ट इंडेफिनिट फास्ट पे चला गया, जो कि 56 डेज तक चला, उसके बाद ही डाइड। तो भाई तो गवर्नमेंट ने इस हद तक के प्रोटेस्ट को देख के क्या करा, फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया था, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट। कब, 1952 में, जो आज का आंध्र प्रदेश है। आगे समझ में क्लियर है। तो ये जो हमारा आंध्र स्टेट बना, तो ये किस लिंग्विस्टिक बेस पर ही हमारा स्टेट बना था। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, 1952 में क्या बना, आंध्रा, है ना, आंध्र स्टेट बना, जो कि क्या था, हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, है ना, जो क्या था, हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। फिर क्या हुआ, फाइनली 1953 में अब क्या हुआ, जो दूसरे स्टेट्स थे वो बोलने लगे कि भाई आपने एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना दे, अब हमको भी हमारे लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बना के दो। तो फाइनली क्या हुआ, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। क्या बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, है ना। फिर क्या हुआ, इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 1953 में अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करी, है ना। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट क्या हुई, 1956 में फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया। क्या हुआ, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मिली। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में, और फाइनली इस रिपोर्ट के थ्रू 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, है ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फाइनली बन गई। सीक्वेंस आप याद कर लो आपके एमसीक्यूज के लिए। आ गया समझ में। तो फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हम अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट देने लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है हमारा बॉक्स कि भाई कौन सी स्टेट कब बनी, बस इसमें यही लिख रखा है। तो चलो इसे फटाफट अभी क्लियर करते हैं। चलो, तो फर्स्ट 1963 में बॉम्बे से क्या कार्व्ड आउट हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्रियन और गुजरात स्पीकिंग पीपल के लिए बॉम्बे से निकल के क्या बना है, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। ठीक है। सेकंड क्या है, नागालैंड। नागालैंड कब हुआ, 1963 में उसको स्टेटहुड मिली है। पंजाब 1963 में पंजाब से क्या है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन सबको स्टेटहुड मिली है। फोर्थ 1972 में क्या, मेघालय, मणिपुर, असम और त्रिपुरा को स्टेटहुड मिली है। क्लियर। फिफ्थ 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना है। फाइनली लेट लतीफ 2000 में क्या, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्या मिला है, स्टेटहुड। बट ये हमने क्या पढ़ा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पढ़ा हमने। बट इसको किस बेसिस पे मिला है, सेपरेट रीजनल कल्चर के बेसिस पे इसको स्टेटहुड मिला है। इन सबको लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे मिला है, बट इन तीनों को 2000 में रीजनल कल्चर के बेसिस पे इनको स्टेटहुड मिला है। किसके, रीजनल कल्चर के बेसिस पे स्टेटहुड मिला है। आ गया समझ में। तो गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तुम बताओ, तुमने समझा ये चैप्टर, नहीं समझा, अच्छे से समझा है ना। तो बस अगर चैप्टर को समझ लिया इतनी ईजिली वे से, तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो, प्लीज़ कमेंट करो आपकी जो भी क्वेरीज है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। और तब तक सी यू। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया। पूरा चैप्टर हमने बहुत ईजिली वे में समझा है, बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग समझा है, लाइन बाय लाइन समझा है। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना समझने में, ईजिली समझ गए हम पूरे चैप्टर को। बस ऐसे ही पूरी बुक को समझ लेंगे ईजिली। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट बन जाओ आप एग्जाम्स के लिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल।